हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमने जो पॉलिटी की सीरीज़ में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, आर्टिकल 13 पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी। आप ध्यान रखना, राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 से लेके तो 18 तक है। ठीक, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ पढ़ेंगे आर्टिकल हमारा 14 पढ़ेंगे। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आप देखोगे कि जो ये आपका आर्टिकल 14 है, इसमें दो क्लॉजेस हैं। एक आपका है 14(1) और एक आपका है 14(2). जो 14(1) है उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और जो 14(2) है उसको हम बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, उसको हम देखेंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? ये एक फ्रेंड्स इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन से आया है इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और ये जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये यूएस से आया है, इट इज़ एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? ये जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि सब ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, सब कानून के सामने बराबर हैं। आपने वो देखा होगा कि ब्रिटेन में जो लेडी जस्टिस नहीं होती, जो हमारी भी जो आप देखोगे अदालतों में एक लेडीज़ होती है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, तो कानून के लिए सब बराबर हैं। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी जेनरिक, सबके लिए बराबर कानून है, बस एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ? ये क्या कहता है कि इक्वल लॉ, ये देखो ध्यान से समझना, इक्वल लॉ होने चाहिए, इक्वल लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इक्वल लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ये एक इसका जनरल। अब इसका मतलब क्या है इक्वल लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस? फॉर एग्जांपल देखो, अगर ऐसा एक कानून बना कि न्यूट्रिशन सबके लिए बराबर होना चाहिए, और एक घर में एक तो है आपका 10 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा, तो आप क्या दोनों को बराबर खाना दोगे? नहीं, आपका मोटिव क्या है? न्यूट्रिशन बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको तो अलग न्यूट्रिशन, थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन दोगे और इसको कम दोगे, इनकी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी यहाँ पे हम वुमेन रिजर्वेशन देते हैं, तो क्यों देते हैं वुमेन रिजर्वेशन? बिकॉज दे आर थोड़े से उनको, जब जैसे हमारी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है थोड़ी सी, तो उसमें क्या था कि एक टाइम पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया वुमेन, तो नाउ दे आर बैकवर्ड ना बोल के हम उनको बोल सकते हैं दे आर अमॉन्ग दी वीकर सेक्शन, ठीक है। तो वीकर सेक्शन है तो वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, और दूसरी भी जो रीजंस हैं वो वीकर हैं, तो उनको क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। और रिजर्वेशन देते क्यों देते हैं? तो ताकि वो वीकर से क्या बन जाएं? स्ट्रॉन्गर बन जाएं, इसलिए उनको दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो रिजर्वेशन है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आता है, मतलब इक्वल लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अब क्या आदमी और औरत इंडिया में बराबर है? नहीं है। फीमेल को कंसिडर किया जाता है कि दे आर वीकर, और सही भी है, क्योंकि अगर आप उनका पास्ट देखोगे तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। तो अब उनको ऊपर आने की ज़रूरत है। तो ऊपर जो आने की ज़रूरत है, तो वो कैसे ऊपर आएंगी, और उनके लिए स्पेशल लॉ बनाए जाएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखो, ये जेनरिक है। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये लॉज जो है ना, ये प्लूरल है, मतलब स्पेसिफिक क्लास के लिए अलग से जो नीचे क्लास है उनके लिए ऐसे लॉ बनने चाहिए कि वो इक्वल आ जाए। तो दिस इज वेरी जेनरिक कॉन्सेप्ट की इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कानून के सामने बराबर है। ये थोड़ा सा क्या है? स्पेसिफिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। जो गवर्नमेंट है जो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। एक नहीं आ गया ना, नो आ गया, तो हेंस इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, एंड आप अगर ये देखोगे 14(2) में देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि इक्वल लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सरकार को बोल रहा है कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए, किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉज बनाओ, ठीक है। तो जो उसमें आप पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉ बनाओ, ऐसे लॉ बनाओ कि जो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में लॉ अप्लाई हो इक्वली, ठीक है। सिमिलर लोगों के लिए सिमिलर आप लॉ, अगर कोई नीचे है तो उसको ऊपर लाने के लिए आप ऐसा लॉ बनाओ। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये किस पे बेस्ड है? तो ये हमने अभी पढ़ा, दिस इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। तो वहाँ पे एक हायर एक स्कॉलर थे जिनका नाम था A.V. डाइसी। तो A.V. डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और बाद में अभी मैं और आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ये रूल ऑफ लॉ A.V. डाइसी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था तो उस पे बेस्ड है। और ये जो हमारा बेस्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये किस पे बेस्ड है? ये आपका बेस्ड है इंटेलिजिबल, ये बेस्ड है आपका इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन पे एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन पे।
अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग मत खराब करना, इजीली मैं समझा रहा हूँ। पहली बात तो अब जैसे ये लॉ बना तो लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, तो इसलिए 2 क्राइटेरिया बने। अब ये 2 क्राइटेरिया बने तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दिया था, ठीक है। वो केस कौन सा था? केस कौन सा था आपका? स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ 1 सेकेंड, वो था आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हाई कोर्ट ने दिया था VN बलसारा। तो ये जो केस था आपका 1951 का केस है, उसमें ये क्राइटेरिया दिया गया था। अब वो क्राइटेरिया क्या था? इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। पहली बात तो आप अगर जैसे आप बोल रहे हो कि इक्वल लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप डिफरेंशिएट कर रहे हो लोगों में कि हाँ ये इक्वल नहीं है और वो इक्वल है। तो वो जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो एक लॉजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसका कुछ भी डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे हमने यहाँ किया, तो हमने क्या किया? हमने मेल और फीमेल को अलग किया, ठीक है। तो हमने किस आधार पे अलग किया? वीकर सेक्शन है वो, वीकर क्या? इकोनॉमिकली वीकर, पॉलिटिकली वीकर। तो इस तरह से हमने उसको डिफरेंशिएट किया। अब आपका ये क्या है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन, ठीक है। अब आप देखो, तो आपने उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपने उनको क्या किया? रिजर्वेशन दिया, जॉब्स में रिजर्वेशन दिया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपने एक डिफरेंशिएशन किया। किस बेसिस पे किया? आपने उनको वीकर सेक्शन बोल दिया। अब आप उनको वीकर से स्ट्रांग बना रहे हो, तो वीकर से जब आप इसको स्ट्रांग बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो? आपने कैसे बना रहे हो? आपने उनको रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो इकोनॉमिकली थोड़े स्ट्रॉन्गर होंगे। तो वीकर, हमने तो यही बोला था कि वो वीकर है, इकोनॉमिकली वीकर है और पॉलिटिकली वीकर है। तो हमने उनको जॉब्स में रिजर्वेशन दिया ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर हो जाए। तो सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन का मतलब यही है कि आप जो क्राइटेरिया है आपका, जिस पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और जो आपका रीजन है आप क्यों उनमें डिफरेंशिएट कर रहे हो, उनमें एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। तो यही है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप और ध्यान रखना, एक बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना कि आपका जो एक केस था आया था, कौन सा केस आया था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस था ये भी राइट टू इक्वालिटी से ही रिलेटेड था, ठीक है। तो अब मैं आपको नोट दिखा देता हूँ, तो आप उसमें से पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा भगत एजुकेशन, उसमें शेयर कर दूंगा, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो ये आप पढ़ लोगे इसको इजीली, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर यहाँ पे एक जो चार्ट मैंने आपको अभी समझाया वही पूरा बना हुआ है, तो इसको आप इजीली पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राइट एक्सप्लेन आर्टिकल 14, तो आप दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में शो करना, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा राइट डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आप ये चार्ट बना देना, 5 पॉइंट इनफ है, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपको और कोई क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि राइट एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है जो सब कानून के लिए बराबर है, तो उसकी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि आर्टिकल 361 में लिखा है कि द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव द फॉलोइंग राइट्स। तो उनको राइट्स दिए हैं कि वो किसी कोर्ट में उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके डिसीजंस के लिए, ठीक है। अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती, तो कहा तो यह गया है कि सब लॉ के लिए बराबर होंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलती, तो ये तो एक्सेप्शन है, ठीक है। सिविल केस कैन बी रन ओनली आफ्टर 2 मंथ प्रायर नोटिस, ठीक है। फॉरेन एम्बेसडर है उनको भी कोई इम्यूनिटी दी जाती है, तो वो भी एक तरह की एक्सेप्शन है, ठीक है। एमपीज को आर्टिकल 105 में और एमएलएस को 194 में एक्सेप्शन है, उनको भी कुछ प्रिविलेजेस हैं जो कि आर्टिकल 40 की एक्सेप्शंस में काउंट होती हैं। तो आप देखोगे 361, 105 एंड 194, ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिक है, ये एक्सेप्शन है। तो आपको ये आर्टिकल याद होंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा दूसरों से ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा सब्जेक्टिव आंसर में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ा, मैं नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहीं से पढ़ लो, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, हमको मोटिवेशन मिलता है। आपके फीडबैक मिल रहे हैं बट इतने नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप दें उसको। ओके, थैंक यू सो मच।